Hello student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पार्ट 4 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड मेथड्स विद न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन, उसका सिग्निफिकेंस, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को न्यूमेरिकल के साथ समझा था। इस वीडियो में हम इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालते हैं उसको हम न्यूमेरिकल के साथ सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली होता क्या है, आप सभी जानते हैं। एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड जिसको हम पे करते हैं, और डिवेंचर होल्डर्स जिनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके कंपेयर में इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उनका जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता। वो तब मिलता है उनको जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट कब होता है? इंटरेस्ट पे करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद और टैक्स पे करने के बाद। इसीलिए इनकी कैलकुलेशन टफ होती है। द कॉस्ट ऑफ equity share capital is comparatively difficult because, unlike preference, there is neither any prefix rate or percentage of dividend payable on these shares, nor this is any legal obligation to pay dividend on this equity share। ठीक है, इसका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना ही करना है। आपको डिविडेंड देना है, वो कब देना है? जब आपकी कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है। जनरली डिविडेंड पेड ऑन दिस इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली व्हेन देन कंपनी अर्न द प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताया था अभी कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब पे करती है जब उसको अर्निंग होती है, अर्न प्रॉफिट होता है। Shareholders always expects from his management to maintain the existing rate of earning and try to increase so that market value of his share may increase। शेयर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपकी अर्निंग है, एग्जिस्टिंग रेट ऑफ अर्निंग है, वो मेंटेन रहे और इंक्रीज़ होती जाए। जब आपकी एग्जिस्टिंग अर्निंग इंक्रीज़ होती है, वो क्या शो करती है? आपकी मार्केट वैल्यू शो करती है। मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करती है। अब इसका कोई सिंगल मेथड नहीं होता है कैलकुलेशन करने का। अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो डिविडेंड प्राइस मेथड यूज़ किया जाता है। अगर अर्निंग पर शेयर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट, अगर अर्निंग हम कांस्टेंट मानते हैं तो अर्निंग प्राइस अप्रोच यूज़ करते हैं। इफ़ डिविडेंड एंड अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू एट अ कांस्टेंट रेट, अगर ग्रोथ हो रही है कांस्टेंट रेट से तो हम ग्रोथ मेथड यूज़ करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनका लीगल राइट होता है कि वो कंपनी के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर सकते हैं। इसके लिए कोई मेथड फिक्स नहीं है। अगर डिविडेंड को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो डिविडेंड प्राइस मेथड यूज़ करते हैं। अगर अर्निंग को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हम अर्निंग प्राइस मेथड यूज़ करते हैं। और अगर ग्रोथ को हम कांस्टेंट रेट पर मानते हैं तो हम ग्रोथ मेथड यूज़ करते हैं। अब चलते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ हम 4 मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं। डिविडेंड प्राइस यील्ड मेथड, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ अप्रोच एंड रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ठीक है, अब फर्स्ट हम चलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड पर। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हम डिविडेंड को कांस्टेंट मानते हैं तो हम डिविडेंड प्राइस मेथड यूज़ करते हैं या डिविडेंड यील्ड मेथड यूज़ करते हैं। डिविडेंड यील्ड मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज या is also called as dividend price ratio method. This method may an assumptions that dividend per share expected to remain constant forever, कि जो डिविडेंड आप पे कर रहे हो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। इस मेथड में हम डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस से डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स डिविडेंड डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। अ कंपनी हैज़ इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कंपनी ने कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए? 10,000। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। ठीक है। प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज़ 150 पर शेयर, लेकिन जो मार्केट प्राइस है कंपनी के अकॉर्डिंग तो 100 रुपये ईच है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो कितना है? 150 रुपये। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वॉज 4 लाख। कंपनी को जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? 4 लाख का हुआ है। अ कंपनी इज मेंटेनिंग अ डिविडेंड पे आउट रेशियो 75%। कंपनी ने क्या मेंटेन कर रखा है कि वो 75% जो उसका डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एज्यूमिंग टैक्स रेट 40%, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। अब सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि 4 लाख का डिविजिबल प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 75% उसने एज अ डिविडेंड पे कर दिया है। तो आपको डिविडेंड पर शेयर निकालना है, एक शेयर पर उसने कितने का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड पर शेयर आप कैसे निकालोगे? डिविजिबल प्रॉफिट यानी 4 लाख, उसका 75% निकाल लोगे 4 लाख का, और जो आंसर निकलेगा 4 लाख का 75% करने पर जो आंसर निकलेगा उसको 10,000 इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे, तो आपका पर शेयर डिविडेंड आएगा 30 रुपीज़। ठीक है। फिर आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड आपने निकाल लिया 30, और ये क्या था? मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था? 150 रुपये। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 20%। ठीक है, 20% आपका आंसर आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स कितना निकला था आपका? 20%, और आपने टैक्स कितना जूम किया है? 40%। 1 माइनस 40/100 हो गया। जब हम इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आता है 33.33%, या फिर हम कह सकते हैं 33/1/3%। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था डिविडेंड यील्ड मेथड का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है हमारा अर्निंग यील्ड मेथड या अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड। इन दिस मेथड अर्निंग पर शेयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड पर शेयर। सिंपल, जब आपने डिविडेंड पर शेयर को मार्केट प्राइस से डिवाइड करके आंसर निकाला था, इसमें सिर्फ डिविडेंड पर शेयर को हटाकर आपको अर्निंग पर शेयर यूज़ करना है। सिंपल, इसमें अर्निंग को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। हमने बताया था ना, जब हम अर्निंग को कांस्टेंट मान के चलते हैं तो हम अर्निंग मेथड को यूज़ करते हैं। इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसके एक न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है बिल्कुल। डिविडेंड पर शेयर निकाला था जैसे हमने, और उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की थी डिविडेंड मेथड से। अब हम अर्निंग मेथड को यूज़ करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स निकाले, यानी 10,000 इक्विटी शेयर है, जिसमें एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये ईच। It earned a profit of ₹2 lakh after tax. The market price of this share is 50 each.
अज्यूमिंग टैक्स रेट 50%, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? 2 लाख की अर्निंग हुई थी, उसको 10,000 इक्विटी शेयर थे, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई? 20 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स यानी EPS 20, MP कितना है हमारा? 50 ईच, डिवाइड कर दिया हमने उसको, तो हमारा आंसर क्या आया? 40%। 40% आपका क्या आया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बिफोर टैक्स। सिंपल वही फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 40 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 50 अपॉन 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 80%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी क्या निकली? 80%। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसके मेथड्स का नाम है हमारा डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड ग्रोथ मेथड। ठीक है, ग्रोथ मेथड, ग्रोथ मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द थिंकिंग दैट एवरी इक्विटी शेयर होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड, रेदर कंपनी वांट टू इंक्रीज इन डिविडेंड ईच ईयर। कंपनी क्या है, सेटिस्फाइड नहीं होती है कि उसको फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, वो चाहती है कि टाइम टू टाइम वो डिविडेंड जो है इंक्रीज होता जाए। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ग्रोथ मेथड यूज़ करेंगे। इंक्रीमेंट ऑफ डिविडेंड रेट डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द कंपनीज अर्निंग। जो इंक्रीमेंट है, अगर डिविडेंड इंक्रीज होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है? अर्निंग पर डिपेंड करता है कंपनी की। इट इज़ अ कॉमन सेंस। इन दिस मेथड द अर्ली ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ आया कि जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल निकली है डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद, उसमें हम ग्रोथ को ऐड कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अ कंपनी हैज़ 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। द कंपनी अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹4,000 आफ्टर टैक्स इन द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 50% अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड। यानी जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है वो 4,000 का अर्न किया है आफ्टर टैक्स। उसके बाद वो 50% जो अपना अमाउंट है, यानी 50% कितना हुआ 4,000 का? 2,000 उसने एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Growth rate has been 5%. Calculate cost of capital assuming a tax rate 40%. The market price of the share is 20 rupees each. अब total dividend on equity shares, ठीक है, तो उन्हें डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को कितना दिया? अभी मैंने आपको बताया कि 4,000 रुपये की अर्निंग की थी, उस पर उसने 50% एज अ डिविडेंड पे किया था। 50% डिविडेंड पे किया तो वो कितना निकल के आया हमारा? 2,000 रुपये का डिविडेंड दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे? 1000। तो डिविडेंड पर शेयर हमारा कितना निकल के आया? 2,000 डिवाइडेड बाय 1,000। जो डिविडेंड पर शेयर निकल के आता है वो आता है 2 रुपये का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला आपको पता ही है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई 100। पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम ग्रोथ में प्लस कर देंगे। डिविडेंड हमारा कितना आया था? डिविडेंड पर शेयर 2 रुपये का। मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर कितनी थी? 20 रुपीज़, जो दे रखी है आपको न्यूमेरिकल में, इंटू 100 किया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10% आएगा। 10% में जब हम 5% को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15%। ठीक है, अब हम निकालते हैं बिफोर टैक्स। सिमिलर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट इज, ठीक है, तो 15 हमारा क्या था? आंसर आया ही था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 40 अपॉन 100। 40% हमने टैक्स को अज्यूम किया था। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 25% आएगा।
ठीक है। अगर ग्रोथ रेट 5% given in above question, in calculation of cost of capital we assume it lump sum growth rate. In alternative form, if we depend the growth rate on dividend, then calculation of cost of equity share capital as in under. अब हम इसको अगर 5% ग्रोथ रेट मान रहे हैं तो हम इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला आपको पता ही है, वो आपने कैलकुलेट कर ही लिया था। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर यानी 10% आ गया था। ग्रोथ रेट आपकी कितनी थी 5% की, ठीक है 5% की ग्रोथ रेट थी। 10% और 5% को 0.5% माना उन्होंने, तो 10.5% हो गया आपका, ठीक है। यानी 10% इंटू 5/100 कर दिया तो आपका 0.5% आ गया। 0.5% को जब आप 10% में प्लस करोगे तो आपका 10.5% आएगा। 10.5% को जब आप टैक्स माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आता है 17.5% आंसर, ठीक है 17.5%। अब हम चलते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है। दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न realized in the past few years is the historically regarded as expected return in the future। यानी जो पास्ट फ्यू ईयर्स में हमें रिटर्न मिल रहा है, एवरेज रिटर्न जो मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रिटर्न को एज्यूम करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमें पास्ट फ्यू ईयर्स में मिल रहा है उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। इट कंप्यूटेड अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द डिविडेंड एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो पास्ट रिकॉर्ड है डिविडेंड के, उसके अकॉर्डिंग रियलाइज्ड होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब आगे ये भी कहते हैं कि इट हैज़ अनरियलिस्टिक एजम्पशन, क्योंकि पास्ट फ्यू ईयर्स में ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये मेथड रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि हमें कंडीशंस अनएक्सपेक्टेड हैं। हमारे साथ कंडीशन क्या है, अनएक्सपेक्टेड, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होंगे। बस ये एक अजम्पशन और एक एस्टिमेशन देता है। अब अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्यों है ये, रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी रिमेन सेम। रिस्क हर साल में जो रिस्क है वो उन्होंने सेम मान लिया है। द शेयर होल्डर्स कंटिन्यू टू एक्सपेक्टेड द सेम रेट ऑफ रिटर्न एंड द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इज द सेम एज द रियलाइज्ड यील्ड मेथड। जब रिस्क सेम है तो जो रिटर्न है वो सेम रहेगा, हर साल सेम रहेगा, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो री इन्वेस्टमेंट की वो भी सेम रहेगी। इसकी वजह से ये मेथड क्या है, रियलिस्टिक नहीं बोलते। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मिस्टर मेहरा हैड परचेज अ शेयर्स ऑफ अल्पा लिमिटेड फॉर 1000। ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर अ period of 5 years at the rate of 10%. At the end of the 5th year, he sold his share of Alpa Limited for 1128 rupees. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. उन्होंने 1000 के शेयर लिए थे जो उन्होंने 1128 रुपये में बेच दिए, ठीक है। तो आपको रियलाइज्ड यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आपको कुछ पहले समझनी होंगी बातें जो मैंने इसमें लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। जो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर रहे हो, जो आपकी रियलाइज्ड यील्ड निकल के आएगी वही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। Therefore, it is important to compute the internal rate of return by trial and error method। जब आप कैपिटल बजटिंग की स्टडी करोगे उसमें मैं आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना बताऊंगी
क्योंकि हमें रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है, हमने पढ़ा था कि जो पास्ट में हमें प्रॉफिट हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं, जो हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। यानी हम ट्रायल एंड एरर मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमें कितने परसेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। This realized rate of return in the discount rate, which equate the present value of the dividends received in the past 5 years plus the present value of sales price of 1128 to the purchase price of 1000। ठीक है, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट रेट निकालने हैं सबसे पहले, कि जिस पैसे की वैल्यू आज जितनी है वो एक साल बाद उस पैसे की वैल्यू कितनी होगी, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर 1 रुपये की वैल्यू आज इतनी है तो उस 1 रुपये की वैल्यू एक साल बाद कितनी होगी, हमें पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम सेल प्राइस में ऐड कर देंगे। ठीक है, द डिस्काउंट रेट ऑफ विच इक्वल टू 12% अप्रॉक्सीमेटली। जब आप इसको पढ़ते हो तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर हमें 12% का डिस्काउंट रेट मिल रहा है। हम अंदाज़ा लगा के चलते हैं, फिर हम एक कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालना सीखेंगे, पीवी फैक्टर, यानी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 + R ब्रैकेट n, यानी नंबर ऑफ ईयर। R क्या है, हमारी इंटरेस्ट रेट जो हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में बोला था 5 साल तक उसने डिविडेंड पे किया है, तो हमने 500 साल की निकाल के दिखाई है आपको इसमें, ताकि आपको पीवी फैक्टर निकालना आ सके। वैसे टेबल दे रखी होती है बुक में, लेकिन आपको निकालना भी आना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आपको टेबल नहीं मिलती है तो आपको निकालना आना चाहिए कि पीवी फैक्टर निकालते कैसे। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, यानी 1/1 + 12%। फर्स्ट ईयर है तो 1 ऊपर लिख दिया, तो आपका कैलकुलेशन ये आया। सेकेंड ईयर में 2 आ जाएगा ऊपर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.797 आएगा। थर्ड ईयर का फैक्टर कैलकुलेट करें, 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 1 + 12% ऊपर 3, यानी क्यूब लगा दिया। इसको जब हम करेंगे कैलकुलेट तो 0.712 आएगा। 4 ईयर के में 4 बार कैलकुलेट करके 0.636 आएगा। एंड 5 ईयर का पीवी फैक्टर 0.567 आएगा। एक बार आप इसको कैलकुलेट करना सीखे घर पे। अगर नहीं समझ आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगी। इजी है, करके देखिएगा इसको। उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हर साल उसको डिविडेंड 100 रुपये का मिल रहा था, ठीक है, लेकिन 6 ईयर के बिगनिंग में उसने अपना जो क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो शेयर था उसने बेच दिया था। सबके हमने पीवी फैक्टर निकाल लिए, पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। 1 ईयर का इतना, सेकेंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना, फोर्थ का, फिफ्थ का। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई हमारी। ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन में लिखा था कि 5 साल तक उसने 100 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, तो हमने 100 लिख लिए। सबके डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लिए, जो मैंने अभी आपको निकालने सिखाए थे। डिस्काउंटिंग फैक्टर को डिविडेंड से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आया, यानी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आई। बिगनिंग में उसने 1128 रुपये का शेयर बेच दिया था। क्योंकि बिगनिंग में बेचा था तो हम 5th ईयर का ही पीवी फैक्टर यूज़ करेंगे। उसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 639.576 आया। जब हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000.076। वी फाइंड दैट द परचेज प्राइस ऑफ अल्फा लिमिटेड शेयर वॉज 1000, यानी 1000 का उसने शेयर खरीदा था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पास्ट 5 ईयर ऑफ डिविडेंड प्लस, यानी प्रेजेंट वैल्यू पास्ट 5 ईयर की, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल प्राइस ऑफ डिस्काउंट 12% पर हमारा इतना था। देयर फोर रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न में भी 12%, यानी जो उसकी जो रियलाइज्ड कितनी थी 12% की, हर साल उसको 12% का डिविडेंड मिल रहा था।
ठीक है। हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना मिल रहा था, 12% मिल रहा था। समझ आया? एक बार और बता देती हूँ, सबका पीवी फैक्टर निकाले यानी डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर लिया। डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करने के बाद डिविडेंड से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर आपकी आंसर्स आए ये वाले, ठीक है। बिगनिंग में उसने अपना शेयर बेच दिया था, उसको भी हम पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया। इन सबको प्लस करने पे हमारी जो रियलाइज्ड यील्ड आई है वो आई है 1000.076। इसको एक बार घर पे करके देखिएगा, खुद से करेंगे तो और भी अच्छे से समझ आएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल्स और मेथड्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।